चैप्टर है और हम लोग बचपन से जैसा कि पढ़ते आ रहे हैं, 6वीं क्लास से ही 7वीं क्लास से हम लोग सेल के बारे में पढ़ते हैं। तो आज हम लोग सेल के बारे में कुछ चीजें कवर करेंगे और सब कुछ एनसीईआरटी के एक एक लाइन को हम लोग सब कुछ डिकोड करने की कोशिश करेंगे और हर चीज आपको यहाँ पे एनसीईआरटी की एक एक लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। और चलिए हम लोग चालू करते हैं। तो आरंभ करते हैं। जैसा हमारे एकेडमी का नाम है आरंभ एकेडमी, आरंभ का मतलब होता है शुरुआत। तो शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये सारे टॉपिक्स आज कवर करने वाले हैं हम अपने लेक्चर में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जितने भी लिविंग डाइवर्सिटी की अगर बात करें तो सब कुछ सेल से ही मिलके बना है। जैसे सेल कवर करेंगे कि जितने भी लिविंग डाइवर्सिटी हम लोग आसपास अपने देखते हैं वो सेल से ही मिलके बना है। अब आप लोग के मन में ऐसा सवाल आता है कि सर वायरस तो सेल से मिलके नहीं बना है। तो वायरस को तो बहुत लोग लिविंग बोलते हैं, लेकिन वायरस एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। वायरस की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है मेनली हमें इस तरह के प्रोटीन कोड्स दिखाई देते हैं और इस तरह के हमें न्यूक्लिक एसिड दिखाई देते हैं। तो ये इसको हम लोग लिविंग एंटिटी नहीं मान सकते, क्योंकि ये इसमें ये सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है। दिस इज अ नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाई वायरस नॉट कंसीडर्ड एज लिविंग एंटिटी। तो हम लोग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो पर्टिकुलर प्रॉपर जो है सेल जैसे कंप्लीट यूनिट से मिलके बना होता है। चाहे आसपास हम लोग कितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकते हैं। कोई बहुत बड़े हो सकते हैं, कोई बहुत छोटे होते हैं। जैसे प्लांट्स में भी हम लोग देखते हैं बहुत छोटे प्लांट्स भी होते हैं, बहुत बड़े प्लांट्स भी होते हैं। आसपास के एनिमल्स की डाइवर्सिटी को देखो, सब जैसे लगेगा कि सब कुछ अलग अलग है, लेकिन आप जब सेलुलर लेवल पे एनालिसिस करने जाओगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि मतलब सब कुछ सेल से ही मिलके बना है। जैसे प्लांट्स की हम लोग बात करें, एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, तरह तरह के प्लांट की डाइवर्सिटी। कुछ प्लांट इतने छोटे, कुछ प्लांट इतने बड़े, लेकिन वो सिमिलर टाइप के प्लांट के सेल से ही मिलके बना, उनका यूनिट सेम। जैसे हम लोग अगर ऐसा एनालॉजी कंपैरिजन करें तो जितने भी आसपास हम लोग घर देखते हैं, घर किसी का छोटा हो सकता है, घर किसी का बड़ा भी हो सकता है, लेकिन सब घर का अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको ईंट ही बेसिकली दिखाई देगा। उसी तरह लिविंग छोटे हो बड़े हो, उनका साइज कुछ भी हो सकता है, उनके हाथ पैर ऑर्गन्स कुछ भी हो सकते हैं, उनमें अलग अलग तरह के प्लांट्स हो सकते हैं, अलग अलग तरह के एनिमल्स हो सकते हैं, लेकिन सब कुछ सेल से ही मिलके बना है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जानने वाली बात है कि लिविंग डाइवर्सिटी सेल से ही मिलके बनी होती है। अगर सेल जैसा स्ट्रक्चर एज अ यूनिट लिविंग डाइवर्सिटी में काम कर रहा होता है कहीं ना कहीं। अगर हम लोग बात करें कि एनसीईआरटी में जैसा कि लिखा हुआ है कि एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, है ना, डज नॉट इंश्योर दैट इट इज लिविंग एंटिटी। मतलब अगर हम लोग बात करें कि सेल से नीचे, जैसे ये हम लोग पर्टिकुलर एक सेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये पर्टिकुलर एक टिपिकल सेल का स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे दिखाई देते हैं। हमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स दिखाई देते हैं, है ना, सेल ऑर्गेनेल्स हमें दिखाई देते हैं। कहने का मतलब ये एक बाउंड्री है जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं और इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स है। जैसे हम यहाँ सेल का स्ट्रक्चर नहीं बता रहे हैं आप लोग को, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सेल कैसे सेल इंडिपेंडेंट यूनिट है। अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको हम लोग बाहर निकाल के इसको हम लोग रखें तो क्या ये दिस इज लिविंग और नॉन लिविंग? ये तब एक लिविंग सिस्टम की तरह काम नहीं कर पाएगा। अगर हम लोग सेल के कंपोनेंट को, अलग अलग सेल के कंपोनेंट को बाहर निकाल के अगर रखें तो क्या वो लिविंग सिस्टम की तरह काम करेगा? नहीं। लेकिन
ये सारा सेल ऑर्गेनेल्स अगर एक साथ मिलकर काम करता है तब जाके एक वाइटल फोर्स जनरेट होता है, जैसा हम लोग कह सकते हैं, जिसकी वजह से ये एज ए लिविंग यूनिट काम करता है, एज अ लिविंग यूनिट काम करता है। तो इसीलिए एनसीईआरटी में लिखा है कि सेल के कंपोनेंट्स को अगर हम लोग निकाल के देखें, सेल के कंपोनेंट्स को अगर हम लोग निकाल के देखें तो एज ए लिविंग यूनिट नहीं काम करेगा, सारे कंपोनेंट्स को एक साथ मिलके काम करना पड़ेगा, तब उसमें एक वाइटल फोर्स जनरेट होता है, जिसकी वजह से ये लिविंग एंटिटी काम कर पाती है। सेल, कम से कम एक सेल को हम लोग जिंदा कहेंगे। अगर हम लोग सेल को अगर ब्रेक डाउन कर दें तो उसके कंपोनेंट्स को हम लोग जिंदा नहीं कहेंगे, इसीलिए कहा गया है। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम लोग देखते हैं जैसा कि हर जगह लिखा होता है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो स्ट्रक्चरल यूनिट की सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कैसे सेल स्ट्रक्चरल यूनिट है। हम लोग अगर बात करें तो हमारी ही बॉडी में, ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें, ह्यूमन बॉडी से समझाना थोड़ा आसान होता है। तो ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारा हर एक ऑर्गन कहीं ना कहीं सेल जैसी यूनिट से ही मिलके बना है। तो हमारी बॉडी अगर बात करें तो देखो, अगर सेल कॉम्पैक्ट होके एक स्ट्रक्चर बनाती है, सेल कॉम्पैक्ट हो गई और पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर बनाए जिसको टिश्यू बोलते हैं, और ये टिश्यू कहीं ना कहीं बहुत सारे टिश्यू मिलके कहीं ना कहीं ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, और ये ऑर्गन कहीं ना कहीं ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो लेकिन जिस भी ऑर्गन को अगर हम लोग एनालाइज करें तो हमें मिलेगा कि सेल एज ए यूनिट ही काम कर रहा है। किसी भी स्ट्रक्चर को हम लोग देखने की कोशिश करें तो सेल एज ए यूनिट काम कर रहा है। ऐसा नहीं होता है कि किसी ऑर्गन में माइटोकॉन्ड्रिया अकेले काम कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अकेले काम कर रहा है। सेल तो होना ही चाहिए, सेल से नीचे नहीं, मतलब सेल तो होना चाहिए, और सेल एज ए यूनिट काम कर रहा है। तो हम लोग इसीलिए बोलते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि सारे ऑर्गन की बात करें, चाहे किसी भी ऑर्गन की बात करें हमारी बॉडी में या तो किसी लिविंग सिस्टम में, उसकी यूनिट सेल होगी। सेल से नीचे हम लोग उसको लिविंग बोल ही नहीं सकते, क्योंकि सेल से नीचे जो स्ट्रक्चर रहेगा वो इंडिविजुअली काम ही नहीं कर पाएगा एज ए लिविंग यूनिट, इसीलिए हम लोग उसको लिविंग यूनिट नहीं मानेंगे। हाँ, अब देखिए आप लोग को दूसरा टर्म आता है कि फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं, व्हाई सेल इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं, देखिए बात फंक्शनल यूनिट की बात करें तो हमारी बॉडी में, जैसे सपोज करिए जितनी भी लाइफ प्रोसेस हमारी बॉडी में होती है सब कुछ सेलुलर लेवल पे ही तो होती है। सबसे पहले हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल के लिए डाइजेशन की बात करते हैं, है ना, डाइजेशन की बात करते हैं। सपोज हम लोगों ने खाना खा लिया, खाना डाइजेस्टिव सिस्टम में गया, बट जब तक वो सेलुलर लेवल पे नहीं पहुंचेगा तो क्या एनर्जी मिलेगी। हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में खाने को लेते हैं और फूड ब्रेक डाउन होके सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म होके वो ब्लड में कहीं ना कहीं जाता है, ब्लड के थ्रू वो सेलुलर लेवल पे पहुंचता है और वो सेल्स के अंदर वो फूड के मॉलिक्यूल, फूड वैक्यूल के फॉर्म में ये पहुंचते हैं। तब इस फूड का इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, तब इससे जो है कहीं ना कहीं हमें एनर्जी मिलती है। तो ये डाइजेशन भी एक तरह से सेलुलर लेवल पे हुआ। रेस्पिरेशन की बात करें तो हम लोग जो भी
पर्टिकुलर अमाउंट में ऑक्सीजन को रिसीव करते हैं, वो ऑक्सीजन सेल के अंदर जाती है और सेल के अंदर जाके ऑक्सीडेशन ऑफ फूड करती है, फूड को ऑक्सीडाइज करके उससे एनर्जी निकालती है। तो रेस्पिरेशन भी कहीं ना कहीं सेलुलर लेवल पे हुआ। अगर बात करें रिप्रोडक्शन की बात करें तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी गैमेट्स वगैरह बनते हैं वो भी सेलुलर लेवल पे, यूनिसेलुलर लेवल पे ही बनते हैं, और यूनिसेलुलर लेवल पे कहीं ना कहीं काम करते हैं, फ्यूज करते हैं, तो वो भी सेलुलर लेवल पे हो गया। हाँ, तो अगर आप लोग को लगेगा कि ग्रोथ भी सेलुलर लेवल पे होता है। आप लोग अगर लिविंग एंड नॉन लिविंग में दोनों में ग्रोथ देखने की बात करें तो नॉन लिविंग में जैसे पहाड़ है, पहाड़ जो है डे बाय डे अगर ग्रो कर रहा है तो डिपोजिशन या एक्यूमुलेशन से ग्रो कर रहा है, मतलब उसके मटेरियल उसके ऊपर जमा हो रहे हैं, वो इंटरनल कोई ग्रोथ नहीं है। लेकिन आप एक बच्चे को देखते हो कि मतलब ये इतना बड़ा था, धीरे धीरे बड़ा हो गया, लेकिन वो हमें दिखता नहीं है। दिखता इसलिए नहीं है क्योंकि वो ग्रोथ भी कहीं ना कहीं सेलुलर लेवल पे ही हो रही है, मतलब सेल डिवाइड करती है और बार बार डिवीजन के दौरान ग्रोथ होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें और यूनिसेलुलर की बात करें तो ग्रोथ जो है, ग्रोथ बोलो चाहे रिप्रोडक्शन बोलो, बात एक ही होती है। तो हमारी बॉडी में जितने भी बेसिक जनरल जो फंक्शन हो रहे हैं वो सेलुलर लेवल पे ही हो रहे हैं। इसी से हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में भी सब कुछ सेलुलर लेवल पे हो रहा है जैसा कि यूनिसेलुलर में होता है। तो हम लोग ये भी अंदाजा काफी बेटर लगा पाते हैं कि कहीं न कहीं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टीसेलुलरिटी इवॉल्व हुई और इतनी डाइवर्सिटी आई। लेकिन तो इससे एक कनेक्शन पता चलता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच का, कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके रूप रंग कुछ भी हो सकते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसा कि हम लोग अगर बात करें, बहुत सारे रिलीजियस बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कहीं ना कहीं हमारे ही अंश है। तो साइंस के हिसाब से भी ये प्रूफ हो गया कि नहीं, कि अगर सेलुलर लेवल पे बात करें तो सब एक ही तरह दिखाई देते हैं। बड़ी हैरान कर देने वाली बात है, लेकिन बाहर से तो कोई अलग अलग तरह के उनके स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। तो इसीलिए हम लोग बात, और कहीं ना कहीं चीजें जीन के द्वारा ट्रांसफर हो रही है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और लिविंग मैटर कहीं से शुरुआत हुआ था और लिविंग से ही लिविंग बनता गया और आज इतनी डाइवर्सिटी। तो कहीं ना कहीं हम लोग अगर बात करें तो एक दूसरे के ही अंश हो। तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि रिलीजियस के हिसाब से और साइंटिफिक तौर पे भी वो चीजें सही हैं। तो फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सारे फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर भी सेलुलर लेवल पे ही होते हैं। तो ये चीजें आप लोग को समझ में आई। जैसे बुक में दिया है, सब लोग एज ए डेफिनेशन लिखवा लेते हैं, लेकिन उसका मतलब आप लोग को पता होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शनल यूनिट। यानी अगर हम लोग हमारी बॉडी में यूनिट लेवल पे स्ट्रक्चरल भी यूनिट सेल है एंड फंक्शनल यूनिट भी सेल है, क्योंकि सारे फंक्शन सेलुलर लेवल पे ही हो रहे हैं, इसीलिए सेल को बोला जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऐसा हम लोग को बोला जाता है। ये सारी चीजें देखिए, एनसीईआरटी में जो भी लाइन दी हुई है उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोग को। अब हम लोग डिस्कवरी ऑफ सेल की बात करेंगे। डिस्कवरी ऑफ सेल बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल की बात करें तो इसमें सबसे पहले साइंटिस्ट का जो नाम आता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, रॉबर्ट हुक का नाम आता है। रॉबर्ट हुक 1665 ऐसा। रॉबर्ट हुक अपने से कंपाउंड माइक्रोस्कोप उन्होंने बनाया था। वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप 30 टाइम्स चीजों को मैग्नीफाई करके दिखा सकता था। तो वो जो है जब लकड़ी को देखे मतलब सूखी लकड़ी थी, जो आज की दुनिया में जिसको हम लोग कॉर्क बोलते हैं, वो डेड जैसे लकड़ी थी। फिर उसको जब देखे
मतलब 30 टाइम मैग्नीफाई उनका माइक्रोस्कोप, उनके द्वारा माइक्रोस्कोप बनाया गया था। तो उसको देखे तो उनको ऐसा स्ट्रक्चर हनीकॉम्ब, जैसा आप लोगों ने देखा होगा मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, वैसा उनको स्ट्रक्चर देखा, उनको ऐसा स्ट्रक्चर देखा। तो ये उनको ये छोटे छोटे रूम्स की तरह है कि नहीं, ये छोटे छोटे रूम्स की तरह है। तो इसको हम लोग लिटिल रूम बोल सकते हैं, लिटिल रूम। अब लिटिल रूम को ही सेला बोलते हैं, सेला। तो यहीं से सेला से ही सेल बना, यानी उन्होंने जो सबसे पहले सेल जैसा स्ट्रक्चर देखा था वो असल में डेड सेल थे। these were dead cell, these were not living cell। देखो लिविंग सेल का लिविंग होने के लिए प्रोटोप्लाज्म का इसमें होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन यहाँ तो ये डेड सेल है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्लांट्स में बहुत सारे सेल डेड सेल होते हैं, क्योंकि प्लांट्स में सारे सेल लिविंग सेल नहीं होते, क्योंकि प्लांट्स को काफी ज्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। तो उन्होंने जो सेल देखा था वो कहीं ना कहीं कॉर्क सेल था। जैसे कॉर्क पहले के जमाने में क्या होता था कि बॉटल्स जो आती थी, आज के जमाने में हम लोग ढक्कन यूज करते हैं, लेकिन पहले के जमाने में जो बॉटल्स आती थी उसमें कॉर्क का ही स्टॉपर लगा होता था, मतलब लकड़ी का, एक लकड़ी जिसको कॉर्क का स्टॉपर बोलते हैं, तो वो लगा रहता था। तो कहीं ना कहीं जो है जब देखने की कोशिश किए तो वो असल में डेड सेल था और छोटे छोटे रूम की तरह उनको स्ट्रक्चर दिखाई दी, और उनका माइक्रोस्कोप इतना अच्छा नहीं था, वो 30 टाइम चीजों को मैग्नीफाई कर सकता था। ऐसा रॉबर्ट हुक सबसे पहले उन्होंने देखा कि ये तो छोटी छोटी रूम के जैसे स्ट्रक्चर है। तो उन्होंने लिटिल रूम को सेला बोला, सेला से कहीं ना कहीं सेल बना। अब सारी चीजों को आगे हम लोग एक और साइंटिस्ट की बात करते हैं, जिनका नाम है, आप लोग जहां तक कि जानते होंगे, सब कुछ यहाँ पे जो भी कुछ चीजें बता रहे हैं वो एनसीईआरटी के एक एक लाइन को डिकोड कर रहे हैं। सबसे पहले लिविंग सेल को देखने वाले साइंटिस्ट का नाम था, कि आप लोग जानते हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के बारे में। सबसे पहले लिविंग सेल को देखने वाले साइंटिस्ट का नाम यही था। देखो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक कोई साइंटिस्ट नहीं थे। जैसे क्या था, वो कपड़े की दुकान में ऐसे काम करते थे, तो कपड़े के फाइबर काफी ज्यादा पतले होते हैं। तो फाइबर के बारे में मतलब जानने के लिए कि किस टाइप का फाइबर है, तो लेंसेस की पॉलिशिंग का काम सीखे, वो लेंस की पॉलिशिंग का काम सीखे। फिर पॉलिशिंग का काम इतने अच्छे से सीख गए कि लेंस की पॉलिशिंग करके वो एक अपना खुद का बनाया हुआ एक माइक्रोस्कोप तैयार किए। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। माइक्रोस्कोप तैयार करने के बाद उनका माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन पावर बहुत ज्यादा था। उनके मतलब 200 से 300 गुना ज्यादा चीजों को बड़ा करके वो दिखा सकता था। अब ये बहुत बड़ी चीज थी। अब उनके अंदर एक्साइटमेंट था चीजों को देखने का, वो हर चीज को देखते थे। कभी बरसात के पानी को देखते थे तो उसमें कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती थी जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देती। कभी वो अपने ही ब्लड को देखते थे, कभी वो अपने मसूड़े को खुरच के उसकी सेल्स को देखते थे, यहाँ तक कि जो है अपने सीमन को भी वो देखे तो उनमें उनको स्पर्म दिखाई दिया। तो उनको लगा कि ऐसी ये सारी चीजें तो आज तक दुनिया को पता नहीं, हमें आंखों से तो नहीं दिखती है, लेकिन ये कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो इतने। तो वो फिर लेटर्स लिखते हैं रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ऐसी थी जहाँ पे साइंटिस्ट लोग, ये तो साइंटिस्ट नहीं थे, तो साइंटिस्ट लोगों को वो लेटर में लिखते हैं कि मतलब मुझे ऐसी ऐसी चीजें दिखाई दी, ऐसे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाई दिए, और ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। ये एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक दुनिया जिस चीज को नहीं जानती थी उस चीज को वो दुनिया को बताए। द सीक्रेट ऑफ नेचर बाय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। बाद में जो है एक ऐसी करके ऑर्गेनाइज करके रॉयल सोसाइटी द्वारा एक ऐसा ऑर्गेनाइज करके उनके लेटर्स को लिखा गया और उसको बोला गया कि मतलब नेचर के कुछ ऐसे सीक्रेट हैं जो हमें आज तक नहीं दिखाई देते थे,
और ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। तब हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पता चला कि कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सरवाइव करते हैं। ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। और आप लोग सोच सकते हैं, आप लोग इस चीज को समझ सकते हैं कि एक कपड़े की दुकान में काम करने वाला आदमी एक्साइटमेंट, उसके अंदर जो चीजों को जानने का जो एक्साइटमेंट है वो उसको कहां से कहां पहुंचा दिया। तो वही आप लोग को भी यही कहेंगे कि नीट का एग्जाम जो है वो ठीक है, लेकिन आप चीजों को जानने के लिए आप जब पढ़ोगे ना तो नीट के एग्जाम हो चाहे कुछ भी हो बहुत इजी हो जाएगा। तो इनकी कहानी से इनकी कहानी बताने का मेरा पर्पस यही था कि आप लोग भी चीजों को जानने के लिए एक्साइटेड रहो, चीजें अपने आप बहुत आसान हो जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन को माइक्रोस्कोप से उन्हें सेल के बीच में एक हाईली डेंस जो है स्ट्रक्चर दिखा, जो सेल के, कभी अगर प्लांट सेल की बात करें तो ये पेरीफेरी में होता था। प्लांट सेल की अगर बात करें, प्लांट सेल में देखेंगे आप तो ये बड़ा सा वैक्यूल होता है और न्यूक्लियस पेरीफेरी में होता है, और एनिमल सेल में सेंट्रल में होता है, सेंट्रली लोकेटेड होता है एनिमल सेल में। तो उन्हें हाईली डेंस एक सेल के बीच में एक स्ट्रक्चर दिखा रॉबर्ट ब्राउन को। देखिए उस समय माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन इतना भी अच्छा नहीं हुआ था कि चीजों को हम लोग देख पाए उस लेवल पे हम लोग चीजों को नहीं देख सकते थे। तो रॉबर्ट ब्राउन को एक हाईली डेंस स्ट्रक्चर दिखा सेल के अंदर, तो वो उसको, तब वहां से न्यूक्लियस की खोज हुई। न्यूक्लियस की खोज बहुत बड़ी खोज हुई थी, क्योंकि न्यूक्लियस की खोज के बाद सारी चीजें, सारे राज खुलते गए लिविंग सिस्टम के, कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, कैसे होती हैं, कैसे चीजें कंट्रोल होती है, सेल अपना प्रोडक्ट कैसे बनाती है। तो बहुत सारी डिस्कवरी उसके बाद में हुई। लेकिन रॉबर्ट ब्राउन का न्यूक्लियस की खोज जो डिस्कवरी थी वो बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। तो ये हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में। हम लोग बात किए कि रॉबर्ट हुक के बारे में सबसे पहले बात की, फिर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ के बारे में बात की, फिर रॉबर्ट ब्राउन के बारे में बात की। इतना आप लोग के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और वैसे तो देखा जाए तो डिस्कवरी से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो उन चीजों को पढ़ना ज्यादा जरूरी है। वैसे आप लोग जब सिलेक्शन हो जाएगा तो मेडिकल कॉलेज में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो हम लोग जानते हैं सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है चीजों को समझने के लिए। देखिए सेल थ्योरी की बात करें तो बात है 1838 के समय की। स्वीडन एक साइंटिस्ट है जो कि जर्मन बॉटनिस्ट है। स्वीडन एक साइंटिस्ट है जो बॉटनिस्ट क्या करते हैं, प्लांट के सेल का स्टडी करते हैं। तो ये बहुत सारे प्लांट के सेल और टिश्यू की स्टडी कर रहे थे। प्लांट की मतलब प्लांट किस चीज के, देखिए आप लोग को हैरानी होगी कि इतनी सिंपल चीजें इतने बड़े स्टडी के रूप में, क्योंकि उस समय इतना माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन इतना नहीं हुआ था। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें थी। आज आप लोग को कितना सिंपल लगता है, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें थी उस समय, उस जमाने के साथ। आप लोग सोचिए उस जमाने में 1839 की बात है, ये बहुत बड़ी बात थी कि हम लोग टिश्यू लेवल की चीजों को देख रहे हैं, सेल लेवल की चीजों को देख रहे हैं। और उस समय दुनिया के लिए सारी चीजें नई थी। आप लोग को पता है ना कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ जो है जब अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया वगैरह को देखते हैं तो उनको कितनी हैरानी होती है कि कुछ ऐसी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं जो हमें कभी ऐसे नेकेड आई से दिखाई नहीं देती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात थी। देखिए स्वीडन की अगर बात करें तो ये जर्मन बॉटनिस्ट थे। तो ये प्लांट सेल और टिश्यू के बारे में डिस्कवरी कर रहे थे। तो उन्होंने क्या बोला कि सेल जो है मतलब जितने भी प्लांट है, प्लांट एक पर्टिकुलर यूनिट से मिलके बना हुआ है।
कोई भी प्लांट एक पर्टिकुलर सिमिलर टाइप के यूनिट से मिलकर बना हुआ है जिसको सेल बोलते हैं। तो वो प्लांट, हाँ, तो ऐसा स्ट्रक्चर उन्हें देखने को मिला। हम लोग बात करते हैं, इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है स्वान। स्वान की बात करें तो ये लगभग उसी समय, ये भी जर्मन जूलॉजिस्ट थे, वो जर्मन बॉटनिस्ट थे, जर्मन जूलॉजिस्ट थे। तो उसी समय ये जो है एनिमल सेल के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो ये तो बहुत कोइंसिडेंट, बहुत अच्छी बात थी कि दोनों लोग कहीं ना कहीं एक प्लांट के बारे में स्टडी कर रहा है, एक एनिमल के बारे में। तो ये एनिमल के बारे में वैसे तो बहुत सारी, ये लोग बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, तो बहुत सारी डिस्कवरी इन लोगों ने की, लेकिन ये एनिमल सेल के बारे में स्टडी कर रहे थे। एनिमल सेल के बारे में, एनिमल सेल के बारे में डिस्कवरी कर रहे थे, उसके बारे में स्टडी कर रहे थे। तो इन्हें एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात ये थी कि जैसा इसके पहले ये बात कहीं ना कहीं वो थी कि सब कुछ सेल से मिलकर बना है, लेकिन दुनिया को कहीं ना कहीं ये नहीं पता था कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में भी अंतर होता है। लेकिन ये जब एनिमल सेल को देखे तो एनिमल सेल के बाहर एक सेल मेम्ब्रेन दिखा, एक थिन आउटर बाउंड्री दिखी, जिसको आज की दुनिया में सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। उस समय हम लोग सेल मेम्ब्रेन नहीं बोल सकते थे। थिन आउटर बाउंड्री, उन्होंने बोला कि थिन आउटर बाउंड्री है, लेकिन आज के समय में हम लोग इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। जब प्लांट की सेल की स्टडी किए तो प्लांट की सेल पर्टिकुलर एक शेप में उनको दिखी और काफी ज्यादा टफ शेप थी, और उसके अंदर ये बाउंड्री अंदर दिखी, और ऐसा स्ट्रक्चर उनको दिखाई दिया कि प्लांट की जो सेल होती है उसके बाहर सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। एनिमल सेल में आउटर बाउंड्री थिन एक लेयर होती है, और इसमें टफ लेयर होती है जो काफी ज्यादा रिजिड होती है, तो इस चीज को सेल वॉल बोलते हैं। तो ऑलमोस्ट एनिमल सेल के बारे में ही ये स्टडी कर रहे थे, लेकिन प्लांट सेल को भी जब देखे तो उनको मेन जो डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में कि बाहर एक टफ लेयर होती है, इसके बारे में सबसे पहले स्वान ने ही बताया था। और वो जो स्टेटमेंट सेल थ्योरी का है कि ऑल लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट, जो पहला सेल थ्योरी का जो पहला सिद्धांत है, देने वाले साइंटिस्ट स्वान ही थे। फिर बाद में स्लीडन एंड स्वान मिलके जो सेल थ्योरी को देते हैं। हाँ, देखिए सेल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सेल थ्योरी का मतलब है कि हम लोग जैसा कि बात कर चुके हैं, सभी लिविंग बींग्स बाद में स्टडी करने के बाद, जैसे उस समय क्या था, उस समय लोगों को पता नहीं था, कि लोगों को लगता था कि ये बड़ा प्लांट है, ये छोटा प्लांट है, ये एनिमल इतना बड़ा है, इतना छोटा है, तो सबकी यूनिट कहीं ना कहीं अलग होगी। ये चीज लोगों को पता नहीं था, लेकिन बाद में जब स्टडी हुई तो पता चला कि चाहे वो हाथी है, चाहे वो ऊंट है, चाहे वो इंसान है, सब कुछ जो है एक पर्टिकुलर एक ही तरह के यूनिट से मिलके बने। ये बहुत हैरान कर दें। जैसा हम लोग शुरुआत में जैसा बताया, घर छोटा हो या बड़ा, लेकिन उसकी यूनिट हम लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो ईंट ही है, ब्रिक्स ही है, जिससे वो मिलके बना है। तो उसी तरह ये बहुत हैरान कर, जैसा कि हम लोग जानते हैं सेल थ्योरी के बारे में अभी आप लोग को बताया कि स्लीडन एंड स्वान की डिस्कवरी के बारे में बताया। तो उस समय उस जमाने में लोगों को पता नहीं था कि जितने भी लिविंग हैं सब एक ही टाइप के यूनिट के मिलके बने हैं। ये बहुत हैरान कर देने वाली बात थी। लोगों को लगता था कि जैसे अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हाथी है, कुत्ता है ना, हाँ, बिल्ली है, और ह्यूमंस हैं, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबके स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो यूनिट भी उनकी अलग होगी। लेकिन बाद में जब स्टडी करने के बाद पता चला कि जितने भी एनिमल्स हैं सब एक ही टाइप के यूनिट से मिलके बने थे। और प्लांट्स में अगर देखा है, कोई प्लांट इतना बड़ा है, कोई प्लांट इतना छोटा है, तो लगभग, लेकिन सब एक ही तरह के यूनिट सेल से ही मिलके बने थे। तब दुनिया को ये पता चला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल या उसके प्रोडक्ट के ही मिलके बने हैं। सेल जैसा स्ट्रक्चर नहीं है तो हम लोग उसको लिविंग कंसीडर नहीं कर सकते। लिविंग कंसीडर होने की शर्त है कि वो सेल से ही मिलके बना होना चाहिए।
सेल से ही मिलके बना होना चाहिए, तभी वो लिविंग हम लोग कंसीडर करेंगे। तो इसीलिए सेल थ्योरी का पहला स्टेटमेंट आता है, ऑल लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। सभी लिविंग थिंग्स जो है, सभी लिविंग चीजें सेल या उसके प्रोडक्ट की बनी हुई है। सेल थ्योरी का पहला स्टेटमेंट था, जैसा कि आप लोग के एनसीईआरटी में पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब बात करते हैं दूसरे, एक साइंटिस्ट आते हैं स्लीडन एंड स्वान के कुछ साल के बाद आते हैं रुडोल्फ विर्चो 1855 में एक स्टेटमेंट देते हैं कि देखिए, सेल अपने आप नहीं बन जाती, सेल बनेगी तो एक कंप्लीट, जैसे ये कंप्लीट सेल यूनिट है, अब इससे ही 2 सेल बनेगी। ऐसा कभी नहीं होता कि सेल को आप फ्रेगमेंट में तोड़ दो, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ दो और इससे सेल बन जाए। यानी सेल पहले से मौजूद सेल से ही बनी है, और सेल बनने के लिए कंप्लीट सेल का स्ट्रक्चर चाहिए, तभी वो सेल वो बना सकती है, जैसे, है ना। तो ऐसा हम लोग को देखने को मिलता है, यानी सेल पहले से मौजूद सेल से ही बनेगी। ऐसा नहीं कि कुछ भी अपने आप सेल बन गई। देखिए क्या है, नेचर की अगर बात करें तो आज के ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट में, जैसे हम लोग इवोल्यूशन में पढ़ेंगे कि आज के ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट में सेल जैसा स्ट्रक्चर अपने आप नहीं बन सकता, पहले से मौजूद सेल से ही बनेगा। वो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था जब सेल बना था, और सेल कैसे बना था ये बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी हम लोग इवोल्यूशन में पढ़ेंगे। तो सेल पहले से मौजूद सेल से ही बनती है, नई सेल पहले से मौजूद सेल से ही बनती है। ये सेकंड स्टेटमेंट था, और इसको रिप्रेजेंट किया गया बहुत जो है ओमनी सेलुला ई सेलुला। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट जो है कंफ्यूज करते हैं, जो लुईस पास्चर के द्वारा दिया गया था कि ऑल लिविंग थिंग्स मेड अप, जैसे जो भी लिविंग चीजें होती हैं पहले से मौजूद लिविंग से ही बनती हैं, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस से। आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये सेल के लिए है। जैसे लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट था, लुईस पास्चर के एक्सपेरिमेंट में ये लुईस पास्चर प्रूफ कर दिए थे कि लिविंग रहेगा तभी लिविंग बनेगा। हाँ, ऑल लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग लिविंग थिंग्स, है ना, ऐसा लुईस पास्चर का कहना था। लेकिन ये उससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। हाँ, वो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस उसको बोलते हैं। ये ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये सेल के लिए बात की गई है ना, और वो लिविंग थिंग्स के लिए बात करेंगे, पहले से मौजूद लिविंग रहेगा तो ही लिविंग बनेगा, है ना। लाइफ अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, सो क्या बोलते हैं, लाइफ अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, और इसको बोलते हैं सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। दोनों स्टेटमेंट अलग अलग है, तो आप लोग क्या याद रखेंगे, लाइफ अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ गिवन बाय लुईस पास्चर, एंड उस स्टेटमेंट को थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस कहते हैं, एंड सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल गिवन बाय रुडोल्फ विर्चो। ये एक अलग स्टेटमेंट, तो आप लोग उससे कंफ्यूज मत करना, नीट के एग्जाम में आता है, कंफ्यूजिंग रहता है, तो चीजों को ध्यान में रखेंगे। और हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे कि असल में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। देखिए, आप फिलोसफी की बात करेंगे तो बहुत सारी बातें हो जाएंगी कि लाइफ ये है, लाइफ वो है, लाइफ ये है, लेकिन हम लोग रियल में, जब हम लोग साइंस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं रियल फिजिकल एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। अब फिलोसफी से तो हम लोग साइंटिफिक तौर पे प्रूफ नहीं कर सकते ना कि लाइफ क्या है, लेकिन अगर हम लोग बायोलॉजी के हिसाब से लाइफ को अगर प्रूफ करना है तो हम कहेंगे, देखिए कोई भी एक पर्टिकुलर सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, देखिए ये न्यूक्लियस के साथ इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, और इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो सेल के अंदर ये जो साइटोप्लाज्म है, इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये सेल ऑर्गेनेल्स आपस में कंटिन्यूअस इंटरेक्शन करते रहते हैं। इस इंटरेक्शन कंटिन्यूअस, इसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन होती रहती है, कुछ मॉलिक्यूल बनते हैं, कुछ मॉलिक्यूल टूटते हैं, सेल एनर्जी
लेती भी है, कंज्यूम भी करती है और सेल एनर्जी बनाती भी है। ये सारी चीजें प्रोसेस लगातार चलती रहती है। ये इंटरेक्शन जब तक चलता रहता है तो सेल को हम लोग बोलते हैं ये जिंदा है। तो जूलियन हक्सले एक साइंटिस्ट थे, जूलियन हक्सले, वो बोले थे कि फिजिकल जैसे वो इस पे काम ही किए थे कि ठीक है, सब लोग बोलते हैं लाइफ ये है, लाइफ वो है, लेकिन लाइफ का फिजिकल बेसिस क्या है? तो लाइफ का फिजिकल बेसिस प्रोटोप्लाज्म है। तो जूलियन हक्सले के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था, प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, क्योंकि देखिए कहने का मतलब है कि हम लोग नहीं जानते कि जो है सेल कैसे जब सेल को हम लोग फ्रेगमेंट्स में तोड़ देते हैं तो वो नॉन लिविंग हो जाती है, लेकिन हम लोग अगर उस फ्रेगमेंट को तोड़ के जोड़ के इस तरह की यूनिट बनाना चाहे तो वो नहीं बना सकती। यानी कुछ न कुछ इसके अंदर वाइटल फोर्स है जो इसको जिंदा रखता है। उसी वाइटल फोर्स के बारे में हम लोग आज तक नहीं जानते, लेकिन एज ए यूनिट काम करते हैं सारे अंदर के प्रोटोप्लाज्म के अंदर सारे सेल ऑर्गेन्स एज ए यूनिट मतलब काम करते हैं, सब एक साथ मिलकर इंटरेक्शन करते हैं, तो वो किसी न किसी लिविंग एंटिटी को जन्म देता है। तो आज की क्लास में हम लोग बहुत सारी चीजें सीखे सेल के बारे में, हम लोग जहां तक कि डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में सीखे बहुत सारी चीजें। तो आप लोग इस क्लास को आप लोग देखिए और उसके बाद इतने टॉपिक को आप जो है ज्यादा तो देखिए, सेल के बारे में बताना बहुत जरूरी था, ये सारी चीजों का वो बताना बहुत जरूरी था। अब जैसे जैसे आगे आगे लेक्चर्स होंगे कि ये चैप्टर जब जैसे जैसे आगे आगे होगा, आप लोग एनसीईआरटी में देखिएगा, सारी एनसीईआरटी की एक लाइन आपकी क्लियर हो जाएगी। और यही कहेंगे कि जैसा कि हमारे एकेडमी का नाम है आरंभ एकेडमी, तो आरंभ अच्छा हुआ है और आगाज भी अच्छा होगा, सारी चीजें भी अच्छी होगी और सारी चीजों को आप लोग मतलब हर चीजों को आप लोग सीखेंगे। असल में एनसीईआरटी को रटना उससे नीट में नहीं होता है। कहने का मतलब एनसीईआरटी के एक एक धागे को खोलना बहुत जरूरी है, डिकोड करना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप लोग जैसे एनसीईआरटी में ये सारी चीजें दी हुई है, लेकिन इसको डिकोड करने गए बहुत ही आसानी से। इसी तरह हर एक टॉपिक को हम लोग डिकोड करेंगे, समझेंगे और आप लोग के दिमाग में पूरा सेट कर देंगे। जैसा कि मेरा कहना है कि जो है ऐसे आप पढ़िए कि दिमाग में मतलब उतर जाए, दिमाग से फिर दिल में उतर जाए और जहन में समा जाए। चलिए आज का क्लास चलिए समाप्त करते हैं। और बहुत सारे लोग जो है एनसीईआरटी को बढ़िया लेवल पे चीज़ों को थोड़ा समझ नहीं पाते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं जो अच्छे अच्छे कोचिंग का फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके लिए हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक इसको पहुंचाने की, गांव गांव तक, शहर शहर तक, जहां तक भी आप पहुंचा सकते हैं, आप एज मदद के तौर पे पहुंचाइए कि हाँ ये सर जो हैं, देखिए पढ़ाने के लिए तो क्या फ्री में एज अ डेमो बहुत सारे हैं, लेकिन अच्छे टीचर्स के सिर्फ डेमो लेक्चर्स मिलते हैं यूट्यूब पे फुल लेंथ। लेकिन हम लोग फ्री में सारी चीजें अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए कि आप लोग दूर दूर तक इसको पहुंचाएं। चलिए, और कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।